बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान रमज़ान मेहमान की इस ट्रांसमिशन में हदफ टीवी पर आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा, आखिरी अय्याम और ये मेहमान महीना हमसे जुदा हो रहा है और खुदारा अगर अभी तक हमने अपने रब को नहीं मनाया तो गिड़गिड़ा कर रातों को उठ कर अपने रब्बे ज़ुल जलाल को मना लीजिए। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान कुछ ऐसे इश्यूज़ के ऊपर है जो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इसके साथ साथ पूरी दुनिया की भी मैं चाहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए, हमारे मेहमानान गिरामी के गुफ्तगू के ज़रिए पूरी दुनिया तक वो आवाज़ पहुँचे। बिल्कुल ये नहीं देखना चाहिए कि हम अबाबील हैं, हम हाथी हैं, हम घोड़े हैं। हमारा काम है अपनी हद में, अपनी हदूद में, अपनी कैपेसिटी में वो काम कर जाएं जो ज़माना हमसे तकाजा करता है, और अगर ज़माना नहीं करता तो एटलीस्ट हमारा ज़मीर हमसे ये तकाजा करता है, हमारा ईमान हमसे तकाजा करता है कि तुमने अपना हिस्सा डालना है, बाकी चीज़ें वो अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दी जाएं क्योंकि फल लगाना सिर्फ और सिर्फ उसका ही काम है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में ये गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ गुस्ताखान सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, गुस्ताखियाँ बड़ी जो है वो अब मामूल बनता जा रहा है। पहले कभी सुनते थे तो साल में हमें कोई एक ऐसा वाक़या इंसिडेंट नज़र आता था कि जो भी एक बिला वजह नहीं होता था और उसको प्रॉपर, इसको मैं अगर कहूँगा कि प्लांट नहीं किया जाता था, एक वैसे ही इंटेंशनली भी नहीं, मैं कहूँगा कि एक बात करते करते कोई वैसे इरादतन नहीं, गैर इरादतन वो बात हो जाती थी, लेकिन अब इरादतन ये बातें होना शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसको मैं बड़ा लिंक करना चाहूँगा। वो प्रोग्राम है वालिदैन की खिदमत के हवाले से। बुजुर्ग माँ बाप को घरों से निकाल दिया जाता है, घरों से नहीं निकाला जाता, ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाती है कि जो बाप की पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है उसके ऊपर औलाद साम बनकर बैठ जाती है और उसकी कमाई में से ही उसको कुछ नहीं देती। सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, ऑर्डिनेंस पास किया है। पेरेंट्स वालिदैन को उन बच्चे उनके घर से नहीं निकाल सकेंगे, वालिदैन अपने बच्चों को 30 दिन का नोटिस देंगे और फिर अगर वो फिर भी नहीं छोड़ते तो डेप्यूटी कमिश्नर के पास इख्तियारात हैं, वो उसको पाँव की ठोकर से बाहर निकालेगा और 30 दिन के लिए जेल में भी डालेगा, जुर्माना अलग करेगा। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल क्यों हो रही है? पाकिस्तान में किसी भी चीज़ को ठीक करना है ना तो हमें जनाब डंडा चाहिए। वो डंडा किसी भी सूरत में हो, हमारे इदारों की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, हमें डंडा जरूर। जब तक हमें डंडा नहीं मिलेगा ना हम काम नहीं करेंगे। प्यार मोहब्बत के तो हम कायल ही नहीं है, और अगर किसी ने हमसे प्यार मोहब्बत से बात कर ली है तो फिर हम उसको दिखाएंगे कि हम कौन है। ये एक बड़ा अलमिया है। इसके साथ साथ जो मैंने इंटरनेशनल इशू की बात की थी, पूरी दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक ऐसी जगह जिसको मैं कहता हूं कि वो मुसलमानों को क़िबला अव्वल जिसे कहा जाता है, बैतुल मुक़द्दस, और वो इस वक्त जो है पिछले 1-2 दिन से तशद्दुद का जो वहाँ समा भरपा है, मस्जिद के अंदर घुसकर जहाँ किसी भी मज़हब की कोई भी इबादत गाह हो और वहाँ उसके तकद्दुस को पामाल करना गैर मुनासिब ही नहीं, वो किसी के भी ईमान का हिस्सा नहीं है और कोई भी मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ख़ास तौर पर इस्लाम तो बिल्कुल भी नहीं। और जिस मज़हब में जो मज़हब ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाए कर रहा हो और उसके ही तकद्दुस को पमाल किया जा रहा हो और दुनिया उसके ऊपर होश के नाखून लेने की बजाय चुप साध ले, आगे ही कोरोना वबा ने वो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम हुआ है और उसका खुमियाजा भारत अभी तक स्टिल भुगत रहा है और उसको अभी तक होश के नाखून नहीं आए, और वो इंसानियत के नाम के ऊपर तमाम जो है लोग उसके साथ हमदर्दियाँ भी जता रहे हैं, लेकिन कश्मीरी हो या फ़लस्तीनी हो उनका इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, किसी मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो बस इस दुनिया में आए हैं और उन्होंने जाना है जनाब, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेहमानान गिरामी से तारुफ करवाता चलो इन इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए। ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़े एक्टिविस्ट हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं तमाम तर, कहीं भी जुल्म हो रहा हो, ज़्यादती हो रही हो, उनको कोई भी बंदा किसी भी जगह पर आवाज़ मारे, उसके लिए कोई स्टेटस का होना ज़रूरी नहीं है, उसकी कोई PR होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उसके मोबाइल में हमारे इस मेहमान का नंबर होना ज़रूरी है और ये मर्द मुजाहिद जनाब बगैर कुछ देखे वहाँ पहुँच जाता है और उनकी आवाज़ बनते हैं और उनको इंसाफ फराहम करने तक स्टिल उनके साथ रहते हैं। इसके साथ साथ फ़िरका वारियत के ऊपर कोई भी इशू हो, चाहे गुस्ताखान सहाबा हो, गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, ये मर्द मुजाहिद वहाँ
पहुंच जाते हैं। सईद अशरफ फारूकी साहब हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। इसके साथ साथ सोशल इश्यूज़ के ऊपर मज़ीद बात करने के लिए मुल्क पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत, मोटिवेशनल स्पीकर, और इन तमाम तर इश्यूज़ को डेफिनेटली जब हम अपनी ज़ुबान में उसको समझना चाहें तो हम डेफिनेटली बंदा भी वो देखते हैं कि यार ये हम जैसा दिखता है तो ये सही बात कर रहा होगा, चाहे वो सही बात ना भी कर रहा लेकिन हम उसको सुनना पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मेहमान निगरानी की बात में बड़ा वजन है और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर सोशल इश्यू के ऊपर बात करते रहते हैं। आसिम रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करने के लिए समिया गोहर एक मरतबा फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं और बहुत शुक्रिया समिया आपकी भी तशरीफ आवरी का। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और मैं सबसे पहले तो डेफिनेटली सदारती ऑर्डिनेंस के बारे में बात करना चाहूँगा। सही साहब, जब तक डंडा पीर बन चुका है इस वक्त और सदर पाकिस्तान ने भी ऑर्डिनेंस पास कर दिया है कि ये वालिदैन के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं और स्पेशली औलाद कर रही है इर्द गिर्द, वैसे तो हमारी गैरत जाग उठती है अगर हमारे बाप की और माँ के बारे में हमें कोई गाली दे दे, लेकिन उस वक्त हमारी गैरत वो बहुत ठंडी पड़ जाती है जब हम खुद अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे होते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई। ये एक बड़ा हमारे माशरे का एक मैं समझता हूँ कि एक अफसोसनाक पहलू है और स्पेशली तौर पर वो माशरा जिसकी हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम मशरक़ी इक़दार के माशाअल्लाह से पासबान हैं और मशरक़ी इक़दार को जो है वो हम इसके ऊपर फ़ख्र के साथ हम उसको फॉलो करते हैं और उसके साथ साथ फिर इस्लामी इक़दार और फिर ये जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं ये एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें सिर्फ इस हवाले से ही फैमिली इश्यूज़ नहीं हैं और भी बहुत से इस हवाले से मामलात हैं आपके जो फैमिली इश्यूज़ हैं, जिस तरह आपका फैमिली सिस्टम ख़राब हो रहा है, आए रोज़ इसके अंदर मज़ीद बिगाड़ आता चला आ रहा है। जहाँ तक इस वक्त जो ये सदर पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया है, यकीनन जहाँ इसको हम अप्रिशिएट करते हैं वो तो यकीनन करना बनता है। ज़ाहिर सी बात है कि वालिदैन का हमारे माशरे के अंदर जो है वो एक बड़ा मकाम है, वालिदैन की इस्लाम के अंदर एक बड़ी इज़्ज़त है, वालिदैन का जो है वो एक तक़द्दुस है और ऐसा तक़द्दुस है कि मैं समझता हूँ कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है, जहाँ ये हुक्म है कि आप अल्लाह की इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, वहीं पर ये हुक्म है कि आप वालिदैन के साथ हुस्न इखलाक का बर्ताव करें। अगर कोई उनकी बात आपको बुरी लगती है तो आप उफ तक ना करें और यहाँ तक कि आप जो है वो उसमें यहाँ तक आया कि कोई बात अगर आपको बुरी लगती है तो आपके माथे के ऊपर भी बल तक जो है वो नहीं आना चाहिए। ये भी जो है वो नागवारी के अंदर सारी चीज़ें और सारे जो है वो मामला आते हैं। ऐसे के अंदर जहाँ तक ये ऑर्डिनेंस आया हमारे माशरे के अंदर बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे थे कि वालिदैन के अंदर जुल्म हो रहा है। एक बाप बेचारा मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर अपने बच्चों के लिए छत बना कर लाता है, उनको पालता है, पोसता है, जवान करता है और उसके बाद फिर जब उनके साथ इस किस्म की औलाद की तरफ से रिएक्ट होता है, ये यकीनन अफसोसनाक अमल था। आपके जो ओल्ड एज होम्स हैं वो भरे पड़े हुए हैं, आप बाहर जाएँ, वालिदैन आपके रुल रहे हैं एक इस्लामी माशरे के अंदर। और फिर इस्लामी माशरे से हटकर अगर आप अपने मशरक़ी इक़दार की बात करते हैं, वो कतई इन चीज़ों की ना मुतहम्मल थी और ना ही इन चीज़ों की इजाज़त देती हैं। ऐसे में जहाँ तक की बात है इस ऑर्डिनेंस की, डेफिनेटली ये ऑर्डिनेंस जो है हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मसला फिर वही है जो आपने क्वेश्चन किया है कि हम डंडा ही हमारा पीर क्यों है। आप देखें वालिदैन के हवाले से जितना भी कोई बिगड़ा हुआ बेटा क्यों नहीं होता था, जितना भी कोई उसके लक्षण जैसे भी क्यों ना होते थे, आप थोड़ा सा पास के अंदर चला जाए, ज़्यादा नहीं, जब हम बच्चे होते थे 90 की दहाई के अंदर आप चले जाएँ, तब हमारी हिम्मत नहीं होती थी, हम बाहर जितने बड़े जगह बने हुए होते थे, जितने बड़े हम बदमाश और जितने बड़े हमारे लक्षण जितने भी ख़राब होते थे, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम वालिदैन के सामने जो है वो उफ भी कर सकें या कोई इस किस्म की चीज़ें कर सकें। बल्कि यहाँ तक आ जाता था या कुछ भी कर ले वो तक भागना जाएगा, हाँ तू भाई मुझे मार ले। अब देखें कि ये हमें वो मुहर्रकात तलाश करने चाहिए, उन वजूहात को तलाश करना चाहिए। 90 के बाद ऐसा कौन सी वो गिदड़ सिंगी आई है कि ये एकदम से बच्चा 5 साल का उसके मुंह में ज़ुबान है, बोलता
वो बाद में है, उससे सही तरह से बोलना नहीं आता वालिदैन की, और वो इतना ईजी ले रहा होता है, और ये सारी चीज़ें वालिदैन के तकद्दुस का नहीं पता, रिस्पेक्ट का नहीं पता, एहतराम का नहीं पता। हमें, मैं समझता हूँ कि उन मुहर्रिकात के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। ऐसे कौन से मुहर्रिकात हैं, ऐसी कौन सी वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये एक बिगाड़। इसमें सबसे पहले जो चीज़ें ये हैं, देखें हर चीज़ के नेगेटिव पहलू भी हैं, हर चीज़ के पॉजिटिव पहलू भी हैं। हम अगर इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं किसी चीज़ को हिट कर रहा हूँ तो मैं उसको नेगेटिव ले रहा हूँ। यकीनन जो उसके पॉजिटिव पहलू हैं, मैं फिर बात करने से पहले कह रहा हूँ, जो पॉजिटिव पहलू है वो हैं ही हैं, वो एक अलग टॉपिक है। इसमें सबसे पहले जो इसमें बेरा रवि के हवाले से इन सारी चीज़ों के अंदर बेबाकी लाने के अंदर अफसोस के साथ जो सबसे पहला किरदार अदा किया वो हमारे मीडिया ने किया है करके। आप देखें 90 से पहले आपका प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस हद तक नहीं था। 90 की दिहाई के बाद 2001 के बाद आपके इस जगह जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ली, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वो चीज़ें आपको दिखाई हैं, वो आपको मवाद दिखाया जिसका ना आपका मुआशरा मुतहम्मल था, ना आपके इक़दार मुतहम्मल थे, ना आपकी जो है वो फैमिली सिस्टम उसका मुतहम्मल। हमारे जो पेरेंट्स चलते आ रहे थे वो इस चीज़ की उनकी ग्रूमिंग ही नहीं थी कि वो इस चीज़ को हैंडल करके बच्चों में वो चीज़ बता सके। अब जनरेशन बता रही है बच्चों को कि भाई इस चीज़ को ऐसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें मसला ये है कि वो मवाद, वो चीज़ें वो दिखाई गई, हालांकि उस वक्त जो हमारा मजहबी तबका था उनकी तरफ से बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन आता था कि ये देखो, इनको ना देखा करो, ये वो। लेकिन फिर अफसोस के साथ अगर हम बात करते हैं एज अ मुस्लिम, हम में थोड़ी सी चीज़ें, हमें भी कुताहियाँ हैं, मैं वहाँ पर उसका भी जिक्र करूँगा। अगर हम बात करते हैं, एक वक्त था कि हम कहते थे कि टीवी के नज़दीक नहीं जाना, मीडिया के नज़दीक नहीं जाना। अब आके हमें महसूस हुआ नहीं, ये तो हमारी ज़रूरत पड़ चुकी है। हम इसके थ्रू हम पॉजिटिविटी को आम करें, हम खैर के पैगाम आम करें कि काश के, मैं ये कहता हूँ, काश के हम इस ज़रूरत को तब महसूस कर लेते हैं, काश के हम इस ज़रूरत के ऊपर तब हमारी नज़र होती है, और इस वक्त हम इसका कोई मुतबादल चीज़ें इस शक्ल के अंदर हम लेकर के आते हैं। मैं बात कंप्लीट करें तो उस वक्त ये चीज़ें हमारे सामने आई, मीडिया के थ्रू ये चीज़ें हमारे इस मुआशरे के अंदर लाई गई, जिस वजह से ये हमारा सारा सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया। दूसरी बात यह कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर तालीम के ऊपर तो जोर दिया जा रहा है, तरबियत के ऊपर कोई जोर नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ तालीम तो है, डिग्रियाँ तो हैं, तरबियत नाम की हमारे अंदर कोई चीज़ नहीं है, स्किल नाम की हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तरबियत नहीं है, स्किल नहीं है। डिग्रियाँ हम लेकर के कागज़ का एक टुकड़ा जेबों में लेकर के फिर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें उस डिग्री का क्या फ़ायदा कि हमें वालिदैन के एहतराम का नहीं पता है, वालिदैन के तकद्दुस का नहीं पता, बड़े भाई के तकद्दुस का नहीं पता, टीचर के तकद्दुस का नहीं पता है, मौलवी के तकद्दुस का नहीं पता है, उस्ताद के तकद्दुस का नहीं पता है। उस डिग्री का क्या फ़ायदा है? इसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि हमारे पास डिग्रियाँ तो हैं, तरबियत नहीं है, हमारे पास डिग्रियाँ तो हैं, स्किल नहीं है। ये वो वजह है। अगर हम तालीम के साथ साथ, मैं नहीं कहता कि तालीम को बिल्कुल ख़त्म कर दें, डिग्री को बिल्कुल ख़त्म कर दें, अगर इसके साथ साथ हम अगर तरबियत के ऊपर जोर देना शुरू करते हैं, स्किल के ऊपर जोर देना शुरू, ट्रेनिंग के ऊपर जोर देना शुरू करते हैं, कोचिंग के ऊपर अगर हम जोर देना शुरू कर देते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे मामला जो है ना काफ़ी हद तक इनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। जहाँ तक तक है जी ऑर्डिनेंस की, ऑर्डिनेंस को मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि हम इम्प्लीमेंट की हद तक हम कहाँ खड़े हैं। आपके पाकिस्तान के अंदर बावजूद इसके कि ज़ाती मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कई चीज़ों से आपके जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, बाज़ चीज़ों की हद तक मैं इख्तिलाफ करता हूँ, जैसे सूद वगैरह इस तरह की चीज़ें मेरा बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि जो बेसिक आपका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो तो आपका माशरा काफ़ी हद तक फिर भी पीसफुल हो सकता है। ऑर्डिनेंस जितने मर्जी है सख्त लाएँ, जो मर्जी है करें, लेकिन इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी बेस पे देखें कि हम इम्प्लीमेंट के ऊपर वहाँ पर। अच्छा आसिम साहब, मैं यही बात आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने अपने वालिद मोहतरम को देखा है कि वो मेरे दादा से बहुत डरते थे, यानी कि मेरे वालिद मोहतरम 70 साल की एज में हैं और दादा की मेरी जो एज है वो 90 ईयर्स के हैं, तो मेरे वालिद साहब बहुत डरते थे। लेकिन वो डर जो मैं अपने वालिद मोहतरम की आंखों में अपने बाप के लिए, उनके बाप के लिए देखता था, वो डर हमारी आंखों में ना होने की क्या वजह है? देखिए, मैं इनकी बात को रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए। मैं इसको ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। इस वक्त हमारे पेरेंट्स के साथ गैप बहुत ज़्यादा बन गया। ये पहले गैप ऐसे नहीं होता था, पहले जनरेशन गैप एक अलग चीज़ थी, वो एज फैक्टर, टेक्नोलॉजी के वाइज फैक्टर एक अलग था, लेकिन इस वक्त हमारा फैमिली के साथ डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले होता था हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बड़ों हमें, अगर मेरे पेरेंट्स नहीं हमें देख पा रहे
ताया चचा मामू या जो भी बड़े हैं वो हमें देख लेते थे, हमें गाइड करते रहते थे, जिस चीज़ से इन्होंने बात की तरबियत हमारी करते रहते थे। अब हमारा एक बहुत बड़ा गैप उस तरबियत का आ गया, जिसकी वजह से उस तरबियत ना होने की वजह से हमारा फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया। हम उस वक्त ताया को भी एक्सेप्ट करते थे कि ये क्या नाम है, बाप के बाद ये ताया तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं, कोई राह चलता हुआ बंदा अगर किसी बात पे डांट देता था, किसी की मिजाल ये नहीं होती थी कि उसे जाके पूछे कि तुमने क्यों डांटा मेरे बच्चे को, एक्सेप्टेंस खत्म होती जा रही है। अब हो ये रहे कि आपका अगेन कोई सगा रिश्तेदार आपके बच्चे को कोई कह दे तो पेरेंट्स को जाके कहते हैं जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को कुछ भी कहने की। टीचर्स के बारे में भी यही कहते हैं कि टीचर हम इतनी फीस इस वजह से देते हैं, पे करते हैं कि भाई ये टीचर हमारे बच्चे को डराए धमकाए, इसका कॉन्फिडेंस शेक करे। आपने पहले बात की मीडिया की, मीडिया का नो डाउट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 90s के बाद मीडिया स्ट्रीम मल्टीप्लाई होती गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता गया, प्रिंट मीडिया इवॉल्व होता रहा, उसके बाद फिर डिजिटल मीडिया आ गया। जब से डिजिटल मीडिया आ गया चीज़ें टोटली ख़त्म हो गई हैं। अब आप ये देखें कि हर बंदे की प्रायोरिटी चेंज हो गई है। पहले हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट होती थी। मुझे आज भी याद है कि जब हम बचपन में थे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के मस्ट होता था खाना एक साथ खाना टेबल पे, मस्ट होता था एक। और उस खाना खाने में कई चीज़ें हम लोग सीख रहे होते थे, पानी कैसे पीना है, फिर बर्तन कैसे उठाने हैं, प्लेट को साफ़ कैसे करना है। अब टाइमिंग चेंज हो गई है जी, मेरी क्लास रात को 10 बजे है जी, मैं तो आपके साथ डिनर नहीं कर सकता। अब वो आहिस्ता एक बच्चे का हुआ, दूसरे बच्चे का हुआ, वो करते कराते हुए हमारी फैमिली ब्रेकडाउन इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारी फैमिली बॉन्डिंग रही ही नहीं। अच्छा, इसकी ये भी एक वजह हो सकती है कि बच्चे पेरेंट्स जो है वो बच्चों से पूछने के बेटा आपके पास टाइम है तो थोड़ी देर के लिए आ जाए। पहले पेरेंट्स तो ऑर्डर किया करते थे, अब रिक्वेस्ट करते हैं। ये वजह भी है। मैं इसको ना एक और एंगल से देखता हूँ। हमारे यहाँ इस वक्त एक ब्रांड कॉन्शियसनेस जब से हमारी सोसाइटी के अंदर चीज़ आई है ना, उसने हमारे सोसाइटी को हिला के रख दिया है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, हर बंदे के वसाइल इतने नहीं होते कि आप अपने पूरी फैमिली को ब्रांड के ऊपर लेके आ सकते हो। क्या करते हैं, डबल जॉब करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, पार्ट टाइम कहीं पे काम करेंगे। वो टाइम जो कि आपने अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना था, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना था, वो आप वहाँ पे दे रहे हो। डिस्कनेक्ट वहाँ पे बन गया, डिस्कनेक्ट वहाँ पे बन गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे यहाँ पहले वर्किंग लेडीज नहीं होती थी, वर्किंग मदर्स नहीं होती थी। अब वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ गया। जाहिर बात है कि आपने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, आपको फाइनेंशियल सही है। अब फाइनेंशियल ये भी कहते हैं कि दोनों कमाएंगे तो घर चलेगा, दोनों कमाएंगे तो घर चलेगा। जब दोनों कमाएंगे तो जाहिर बात है सबसे ज़्यादा कौन सफ़र कर रहा है, बच्चा सफ़र कर रहा है। अब बच्चा या तो डे केयर में अपने आप को परवान चढ़ा रहा है, या किसी बड़े मतलब कोई बुजुर्ग है उनके पास है, या दादी है, या कोई मेड है, या किसी के पास है। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि एक मेड अपनी घर से अपनी मजबूरी को ख़त्म करने के लिए आपके पास आई है, वो आपके बच्चे की तरबियत करेगी, या वो आपके बच्चे को खुद भी एजुकेशन नहीं है, और वो भी यही सोचती रहती है कि किस तरीके से मैं इस घर से कोई ना कोई चीज़ उठाऊं, कोई ना कोई चीज़ उठाकर घर से लेकर, डेफिनेटली चलती रहती है, उसने भी ज़रूरतें पूरी करनी है। सेट है। सो आपको कैसे लगता है कि हमारा वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सकता है? अब जब वो आपका पेरेंट का बच्चे का कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा, सो वो जो हमारे एक ट्रेडिशन चलती आ रही थी, हम वो कैसे आगे दे सकते होंगे? अब शायद मैं और आप जिस कैटेगरी में हैं, हम लोगों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमने, बल्कि कई लोग हैं जिन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा, हम लोग बहुत लकी हैं। हमसे जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है, मेरा नहीं ख्याल कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी देख सके। वो पेरेंट्स को देखना बहुत बड़ी बात है उनके लिए। सो ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छा, ये आपने दो बातों की एक बात कर दी है कि पेरेंट्स मौजूद भी होते हैं तो वो पेरेंट्स को नहीं देखते, वो भी ना देखना हो गया, वो भी ना देखना होगा, और अगर ना हो तो वो फिर बदकिस्मती है कि है ही नहीं। इस चीज़ के साथ साथ भी सारी सिचुएशन के अंदर इस टाइप का ऑर्डिनेंस आना वक्त की बहुत ज़रूरत भी है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि हम किस नहज पे आ चुके हैं कि हमें ऑर्डिनेंस में ये चीज़ लाना है। हम उसके ऊपर जिस तरीके से उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लम्हा फिक्री ये है कि इसके आने की नौबत ही क्यों पैदा हुई, ये आना ही नहीं चाहिए था। इस्लामी मुल्क है, हमारी तरबियत, हमारी रवायात और जो हमें हमारा दीन हमें सिखाता है, उसके लिए तो हमें किसी भी ऐसे ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेरेंट्स की जो अच्छे तरीके से जो ग्रूमिंग है बच्चों के हवाले से, जिस तरीके से अभी फारूकी साहब भी फरमा रहे थे कि तरबियत अगर अच्छी होगी तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, लेकिन अब मीडियम इतने आ गए, गैजेट्स इतने आ गए हैं कि उनके अंदर से बच्चा निकलेगा तो वो पेरेंट्स की उन बातों की तरफ जाएगा जो उसको समझाते हैं, सिखाते हैं। और यही वजह है कि बच्चों में जो चिड़चिड़ापन है और छोटे छोटे बच्चों में फ्रस्ट्रेशन है, और वो फ्रस्ट्रेशन वो कहीं ना कहीं निकालते हैं या चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हैं, पेरेंट्स के ऊपर निकालते हैं, वही तरबियत का हिस्सा बनती है। लाइटर नोट एक बात कहूँगा,
एक ज़माना था कि हमने किसी के घर जाना होता था तो हम पूछते थे जी अगला घर पे अवेलेबल है कि नहीं है। फिर एक टाइम आया हम पूछते थे जी बिजली आ रही है कि नहीं आ रही। फिर एक टाइम आया कि जी आपकी तरफ वाईफाई है कि नहीं है। सो ये हमारा कितना सोशल बात नहीं है। हमने ट्रांसपोर्ट भी अगर लेनी हो, कहीं जाना हो तो हम हर जगह पर यही पूछते हैं। किसी के घर में भी जाए भी ना, इवन किसी भी जगह पर जाए, अगर हम खाना खाने के लिए इस रेस्टोरेंट में भी गए तो सबसे पहले मोबाइल आके देते हैं कि भाई वाईफाई अटैच कर दो। व्यूअर्स, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए समिया गोहरा हमारे साथ मौजूद हैं। अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर हर दा उसदा चितारन वाला किस मैदान ना हर दा ते जे वेखा मैं अमला ते कुछ नहीं मेरे पल्ले मौला जे वेखा तेरी रहमत बल्ले ते बल्ले 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 एक गुनाह मेरा माँ पे ते देव देश निकाला ते लख गुना मेरा अल्लाह वेखे ते ओ पर्दे पावण वाला ते अदल करे ते थर थर कंबन ऊंची शाना वाले मौला फजल करे ते बख्शे जावण मैं वर्गे मुँह काले ते मैं संभाला तके देवन वाले बोते ते तू हाथ पकड़न वाला ते खास खास जना कदर ना मेरा ते मेरे साहिब मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साया ते फंस गई जान शिकंजे आज रवे तद मना ते बेली बेली हर कोई आखे ते मैं भी आखा बेली ते उस वेले दा कोई नहीं जबेली जदों निकले जान अकेली ते सैसे जोड़ संगत दे डिठे आखिर विथा पइयां ते जिन्ना
आज एक पल नहीं सरैंदे ते ओ शक्ला याद ना रहियां तेरे यार हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे उस दिन मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे क्या ही आवाज़ है। मैं अपने तमाम तर नाज़रीन से बात करता चलूँ कि रमज़ान मुबारक का आखिरी इशरा, आखिरी अय्याम, और इस वक्त हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया के इंसानों के ऊपर अपनी आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए और इस रमज़ान की बाबरकत, इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े जो इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो इस्लाम का जो ढंका बज रहा है वो आप सब लोग इससे बाखूबी आगाह हैं। और रिसेंटली आपने देखा कि जिस तरीके से लंदन में अज़ान का जो है एहतमाम किया गया वहाँ की इंतज़ामिया की तरफ से, ये एक खुला इस वक्त ऐलान है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें अमन है और इसके साथ साथ उसमें आफ़ियत है और तमाम बुराइयों से और तमाम जितनी भी इस वक्त वबा है उसकी नजात है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हम लोग फिर भी होश के नाखून नहीं रहते। नाज़रीन, 5th जनरेशन वॉर का ये एरा चल रहा है। दुश्मन हमें किसी जगह से नाकाम नहीं कर पा रहा। पूरी दुनिया के तमाम जितने भी लोग हैं इकट्ठे हैं, सबकी नजरें मुल्क पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान को तो आप तोड़ नहीं सकते, यहाँ की फौज से लड़ नहीं सकते, यहाँ के लोगों से लड़ नहीं सकते, लेकिन इनको आपस में लड़वा तो सकते हैं ना। और ये किस तरीके से लड़वा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ फिरका वारियत की बिना पर, फिरका वारियत को बेस बनाकर। और यही जो है इस वक्त इसके लिए हम सब के लिए होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। तमाम मसालिक से मैं रिक्वेस्ट करूँगा हदफ के प्लेटफॉर्म से कि खुदारा उन तमाम तर चीज़ों को भूल जाइए। हर बंदा अपने अकीदे को मजबूती से थामे रखे, किसी के अकीदे को छेड़े ना, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तरस खाएँ इस मुल्क पाकिस्तान पर जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है। फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त ये जो गुस्ताखान सहाबा हैं, गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में, जिस तरह पाकिस्तान में तो खैर इसका इतना कहीं कहीं हमें सुनने को मिलता है, और वो भी कोई मर्द मुजाहिद उसको उजागर कर दे तो कर दे, ख़त्म नबूवत से रिलेटेड हो या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त इस चीज़ को बड़ा ट्रेंड बना रही है और हमारे माइंड सेट को ये बनाया जा रहा है कि शायद ये कोई बात ही नहीं है। और बहुत सारे लोग हम देखते भी हैं कि वो इस तरफ आ भी रहे हैं और इस बात को मामूली ही समझना शुरू हो गए हैं। फारूकी साहब, आखिर इसकी वजूहात क्या है? हुकूमत सही तरीके से नकेल नहीं डाल रही उन तमाम शर पसंद अनासर को जो फिरका वारियत को आग देते हैं, या फिर हम लोग सुनना ही ये चाहते हैं? देखें अब्दुर्रहमान भाई, बात पता क्या है? बात ये है कि सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिरका वारियत, कि फ़िरका वारियत की डेफिनेशन क्या है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उनको फ़िरका वारियत कह सकते हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उनको फ़िरका वारियत के साथ नहीं जोड़ सकते। देखिए, जहाँ तक जिस वक्त मामला आ जाता है ना तौहीन का, ये गुस्ताखी का, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये फ़िरका वारियत के ज़ुमरे में नहीं आता है। अच्छा, ठीक है जी, इसको आप फ़िरका वारियत के साथ नहीं जोड़ सकते, ये डायरेक्टली एक तौहीन है। फ़िरका वारियत ये है कि देखें, जो कुछ मामलात ऐसे हैं कि आपके फ़रोई इख्तिलाफ़ात हैं, आप उससे एक हद तक रह करके इख्तिलाफ़ कर सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में आप किसी की मुत्तहर और मुक़द्दस शख्सियात को ठेस नहीं पहुँचा सकते, उनकी एहानत नहीं कर सकते, आप उनकी तौहीन नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बुनियाद के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि आप इसको फ़िरका वारियत के साथ नहीं जोड़ सकते, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कहा कि हम ऐसा सुनने के आदी हो चुके हैं। देखिए, मसला ये है कि फिर वही बात आ गई, मैं थोड़ा सा में जाऊंगा। हम 90 की दहाई के अंदर जाते थे, तब फिरका वारियत का मुअज्जब और आप समझते थे मेंबर और महराब को, मौलवी को समझते थे। हमारे बड़े कहते थे, यार जाओ जुमा पढ़ के आ जाओ, वापस आ जाओ, मौलवी दिन ज़्यादा गल्ला नहीं सुननी है, ये करते हैं, वो करते हैं, वो मारते हैं। अच्छा, इस वक्त आप देखें, मैं ये नहीं कहता कि 100%, 90 से 95% आप मसाजिद के अंदर जाएँ, इस किस्म की अब आपको वायलेशन या इस तरह की गुफ्तगू आप सुनने को इस वक्त जो है वो आपको कमी मिलती है। लेकिन
बदकिस्मती के साथ मैं फिर वही बात कहूँगा, इस चीज़ का बेड़ा फिर से उठा लिया आपके मीडिया ने। आप आपके मेन स्ट्रीम चैनल्स जो हैं आप उठा करके देखें, जो आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही हैं, जो सैरो अफ्तार की ट्रांसमिशन प्रॉपर सवालात होते हैं, सवालियत का वो फैले ताकि व्यूअरशिप बढ़े और उसका रेटिंग बढ़े, कंट्रोवर्सी को हवा दी जा रही है। ऐसे वहाँ पर कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो है वो लाई जा रही हैं आपके बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर। मैंने खुद देख के मैं हैरान रह गया हूँ कि आपके बड़े बड़े चैनल के ऊपर जो जब वो अपनी प्रोफाइल पेश करेंगे तो वो बड़ा कुछ अपने आप को बताएंगे। उनके सेट के ऊपर ऐसी ऐसी गुफ्तगू हुई है, ऐसी ऐसी गुफ्तगू हुई है, खुदा की कसम वो सेट था, लेकिन अगर वो किसी गली मोहल्ले के अंदर जिसने वो गुफ्तगू किया उसका सर नहीं सकता, उसके तान के ऊपर बचना था। ऐसी ऐसी कंट्रोवर्शियल किस्म की बात। आपको मजे की बात बताऊं, ये होती भी स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है, ये भी आपकी बात, ये भी इनकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मसला ये है कि जब आपकी बात आ जाती है ना मीडिया की सारी चीज़ों के ऊपर, जब ये सारे मामलात इनको हम जब देखते हैं, ये डिस्कस करते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपका स्पेशली तौर पर कुछ बाज़ जो ये चैनल और बाज़ जो अनासर हैं किसके एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम में कोई नया पुनर्वास नहीं खोलना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बात कहना चाहूँगा कि 90 की दहाई के पहले में जहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई उसको तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया और ख़ुद हमने अपने सेट्स के ऊपर ला करके इस चीज़ को शुरू कर दिया। नंबर है। दूसरे नंबर पर बात आ गई जी तौहीन को, ये एक ट्रेंड चलता चला। देखें उम्मत मुसलमा का जो एक वो नुक्ता जिसके ऊपर उम्मत मुसलमान तमाम चीज़ों को बालाताक रखकर मुत्तहद हो जाती है, वो नुक्ता है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ जुड़ी शख्सियात हों तब या कुछ चीज़ें हों तब। अब देखें उसमें सारी चीज़ें जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात देखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सीरत को हमारे तक पहुँचाने वाले तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन है। मैं एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ, अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें। मैं ये कहा करता हूँ कि सपोज़ अब्दुर्रहमान साहब हैं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू की मेरे सामने। मैंने बाद में सोचा कि यार ये बात तो इन्होंने बड़ी अच्छी की है, मैं क्यों ना इसको तहरीर की शक्ल में ले आता हूँ या तकरीर की शक्ल के अंदर ले आता हूँ, फिर बाद में आने वाली नस्लें भी जो हैं वो इससे इस्तेफादा से करेंगे। कोई एक बंदा XYZ कोई उठता है, वो मेरे ऊपर तोहमत लगा देता है, यार ये तो बंदा झूठा था, ये तो मुनाफिक था, इसकी तो किसी बात के ऊपर कोई यकीन ही नहीं है। अब मैं जब झूठा मुझे उसने प्रूव कर दिया, आपकी बातें हैं, लेकिन वो उसको लिखा मैंने है, ऑटोमेटिकली कहेंगे यार पता नहीं अब्दुर्रहमान साहब ने क्या भी नहीं सीखा, मैं कोर्ट ठोकना रहे चीज़ें। अब देखें इस्लाम के अंदर प्रिंसिपल आपके दो हैं, कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस। अब कुरान उतरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है, लेकिन उसकी जमा और तदवीन करने वाले सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जो हैं आपके खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर उसकी जमा और तदवीन होती थी, फिर वो आगे चलता है। फिर उसके बाद आप हदीस की बात करते हैं, आपकी जो हदीसें हैं उनके सारों की सारी हदीसों के रावी तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकला कोई एक जुमला उसको महफूज करने वाले सहाबा हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक अमल उसको महफूज करने वाले सहाबा इकराम हैं। जब आप सहाबा को कंट्रोवर्शियल बना करके पेश कर देंगे, ये कह देंगे कि ऐसे थे वैसे थे, तो ऑब्वियसली आपने तो वो जो कुरान से भी एतमाद उठवा दिया और हदीस से भी उठवा दिया। मैं टच दूंगा और ऐसे जो लोग हैं उनके अगर आप तहकीक चाहते हैं, गहराई में चाहते हैं, शायद इसी वजूहात की बुनियाद के ऊपर वो कुरान के ऊपर भी तनकीद करते हैं और अहादीस के ऊपर भी तनकीद करते हैं। तो इसलिए मुल्क पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो आपने बात की कि क्या रियासत इनको कंट्रोल करने में नाकाम है, मैंने आपके गुफ्तगू के इब्तिदाई के अंदर एक बात की है कि इम्प्लीमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 295B मौजूद है, 295C भी मौजूद है, 298 भी मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं है। अफसोस के साथ में फिर अमूमन ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये एक मेरा रोना है, मेरा दर्द दिल है, मैं ये सर रोता हूँ हर जगह के ऊपर जा कर के कि अफसोस है कि अगर कोई बंदा जज्बात के अंदर आकर के ऐसे अनासर को दुनिया जानती है, हमारे हुक्मरान जानते हैं, हमारे इदारे जानते हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड इस चीज़ को जानता है कि मुसलमान अपने नबी की शान के अंदर गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करते हैं, अपने नबी की असहाब की शान के अंदर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपने नबी की अहले बैत की शान के अंदर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब इस किस्म के कोई वाक़यात होते हैं, जब कोई जज्बाती बंदा जो इश्क के और गैरत के उस ओहदे के ऊपर फायज होता है कि उससे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं और वो कानून हाथ के अंदर ले लेता है, हम फॉर स्पीडी ट्रायल कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं, मैं पहले भी इसके ऊपर कई दफ़ा बात कर चुका हूँ। मुमताज़ कादरी की एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, हम उसका स्पीडी ट्रायल करते हैं, ट्रायल के बाद हम उसको सज़ा सुनवाते हैं, उस सज़ा के ऊपर भी फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करते हैं कि रातों रात उसको जनाब हम फांसी चढ़ा देते हैं। और इसी तरह आपकी जेलों के अंदर आप जेलों के रिकॉर्ड उठा करके देखें कि आपकी जेलों के अंदर कितने गुस्ताख
गुस्ताख बैठे हुए हैं, उनको अव्वल तो ट्रायल ही नहीं हो रहा, और ट्रायल हो रहा है बालों को सजाएं हुई हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये किसी ना किसी वजह से रुकवा दिया जाता है। अब बस ये अब इस वक्त बदकिस्मती इस वक्त ये है, मैं कई मेरे पास ये चीज़ें वो रिकॉर्ड आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं हाथ जोड़ूंगा अपने इदारों से कि गुस्ताखियाँ होती हैं, वाज़े तौर पर सरी गुस्ताखियाँ। लड़कों को जो वो लोग जो जज्बाती होते हैं हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम कहते हैं कि यार कानून हाथ में नहीं लेना, थाने में जाओ, FIR करो, FIR ही कोई लेने को एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं है। मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम के तवज्जुह में कबीर वाला के जो एक मैं वाक़या कोट करूँगा, वहाँ पर हमारे दोस्त हैं, वो एक गुस्ताखी हुई है, वो एप्लीकेशन लेकर के गए हैं, उनको नज़रबंदी की ऑर्डर कर दी कि यार ये क्या रोज़ाना एप्लीकेशन लेकर के चले, उनको नज़रबंद कर दो। ये ऐसी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट की जानब से इस किस्म की ये ओछे हथकंडे हैं जो इस चीज़ को बिल्कुल भी हमारी समझ से बाहर आ बालातर है। खुद ज़ाती तौर पर मेरे साथ पता नहीं कितने वाक़यात हुए हैं, FIA के अंदर कितने केस। ठीक है फारूक साहब, मैं गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, यहीं से आपसे लेंगे। मैं क्या नाम है आसिम व्यास की जानिब बढ़ूंगा और मैं आसिम साहब से पूछना चाहूँगा कि ये जो अभी ऑर्डिनेंस आ गया, अब जब पेरेंट्स के पास ये इख्तियार आ गया, जो पहले ही पेरेंट्स के पास ये इख्तियार था कि वो उनके पास इतनी पावर है कि वो अपनी औलाद के साथ, डेफिनेटली औलाद पेरेंट्स के अंडर होती है, बाउंड है वो हर अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी की, तो क्या इस चीज़ के ऊपर काम करने से अब वो टकराव, आपस में एक दूसरे से टकराव वाला मनाजरा नहीं पेश हो जाएगा? देखिए डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बिकॉज अब जिस तरीके से ऑर्डिनेंस के साथ एक बड़ा एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन भी उन्होंने दी है कि आपको सज़ा भी दी गई है और उसका प्रॉपर एक तरीका भी दिया गया है। तो अगर ये चीज़ देखें जो बंदा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता उसके लिए तो कोई भी सज़ा दी जाए वो काम है उसके लिए। मतलब जिस माँ बाप ने उसको जाना, उसको बड़ा किया, बाल पोस के बड़ा किया, वो अगर किसी भी किस्म की गुस्ताखी करता है तो मेरा ख्याल है कि कोई सज़ा भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। अच्छा आसिम साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, सिचुएशन बन गई है, सज़ा के हवाले से आपने फरमाया कि माँ बाप की तो गुस्ताखी वाले की तो कोई ऐसी सज़ा तय्युन नहीं की जा सकती, उसके बारे में इतनी मामला की है। काउंसलिंग की हम बात करना चाहेंगे, हमें नहीं लगता कि हमारे एरियाज में कोई ऐसे काउंसलिंग के लिए हों जहां हम देखें कि भाई इस घर में कोई ऐसे मामला चल रहे हैं, वो खुद भी जाएं कि क्या जब तक हम पागल नहीं होंगे, मैं सीधे लफ्जों में कह रहा हूं, दिमागी मरीज नहीं बनेंगे, उस वक्त ही हमें काउंसलिंग के लिए किसी जगह पर जाना चाहिए कि हमें डेली बेसिस पे भी सेशन लेने चाहिए? देखें बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम काउंसलिंग के लिए तब जाते हैं जब हमारी लिमिट पार हो चुकी होती है, तब हमारे पास काउंसलिंग से शायद वापस मेडिकेशन के बगैर वापस हम आ ही नहीं सकते। सो अगर हम रेगुलर काउंसलिंग की तरफ जाएं, अगर हम रेगुलरली अपना प्रॉपर एनालिसिस करें, अपना कैथारसिस करें, हमें शायद उस जगह पर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, अब इसके 2-3 चीज़ें हैं। अगेन जैसे मैंने पहले कहा, हमारा फैमिली सिस्टम ख़राब हो गया जिसकी वजह से ये चीज़ इनिशिएट हुई है। पहले होता यह था कि अगर सपोज मैं अपनी माँ से कोई बात नहीं शेयर कर सकता, मैं दादी से शेयर कर लेता था, मैं किसी बड़े से शेयर कर लेता था, मैं किसी खाला से शेयर कर लेता था। ये गैप्स बनने शुरू हो गए हैं। अब हम अपनी जो मतलब बातें जो शेयर है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में शेयर करने शुरू हो गए। अब वहाँ से वो बजाय चीज़ें पॉजिटिव होने की साइड पे वो मजीद नेगेटिव साइड पे। इसकी वजह ये पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बस टाइम। इसमें एक और बात भी मैं ऐड करूँगा, जो काउंसलिंग की बात चल रही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि काउंसलिंग का हमें ये भी तय करना चाहिए कि काउंसलिंग होनी किसकी चाहिए। अगर पेरेंट्स और अगर हम बात करते हैं बच्चों के हवाले से, तो उसमें यह है कि हमें दोनों की काउंसलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक हम गैप की बात करते हैं तो गैप के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ ऐसा हमने इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया हुआ कि बच्चे, हम खुद वालिदैन जो हैं, हमने एक ऐसा सीन क्रिएट किया हुआ कि वो हमारे करीब, हम खुद, हमारा कुछ तर्ज ऐसा है जिसकी वजह से वो हमारे करीब नहीं आते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें जो, और काउंसलिंग हमारे माशरे के अंदर इंतहाई ज़रूरी है। मैं खुद इन चीज़ों को समझता हूँ। कई ऐसे मामलात हुए हैं, इस किस्म के तो मामलात नहीं थे हमारे माशरे के अंदर। ये जो डाइवोर्स के इश्यूज़ हैं, कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, कई ऐसे मामलात हुए हैं कि मामलात ऐसे बिल्कुल नहज के ऊपर पहुँचे हुए हैं कि डाइवोर्स हो ही हुए, जोर दिया जा रहा है कि नहीं डाइवोर्स हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर काउंसलिंग एक ऐसा अमल है कि बिल्कुल ऐसे बहुत सारे मसलों को सॉल्व कर देता है। काउंसलिंग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फिर ना सिर्फ उनको ये है कि आपस में जोड़ा गया है, ऐसा जोड़ा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशगवार इस वक्त ज़िंदगी अपनी। अच्छा, आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ, जो कुछ केसेस मैंने अपनी लाइफ में या अपने सराउंडिंग्स में देखे भी हैं, उसमें कई दफ़ा इशू इतना बड़ा नहीं होता, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग की एक बहुत बड़ी वजह हमारी कम्युनिकेशन गैप है, हमारी एजम्पशंस हैं। जब तक देखिए, मेरी एजम्पशन मेरे अपने एक वैल्यू सेट के ऊपर है,
आप एक डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करके आए हो, आपकी एजम्पशंस डिफरेंट वैल्यू सेट के ऊपर है। गलत आपकी एजम्पशंस नहीं है, गलत मेरी भी नहीं है, सिर्फ हमारा कम्युनिकेशन एक लेवल पे नहीं आ रही, हम लोग एक सेम पेज पे नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन आपके साथ है कि जी आप आएंगे, आप मुझे बड़े अच्छी तरीके से ग्रीट करते हैं। मैं 10-15 से लड़के आया हूँ, मैं ख्वार होकर घर आया हूँ, मेरे में शायद ग्रीट करने की हिम्मत नहीं होगी। सो वो एक्सपेक्टेशंस को समझ, एक ये भी तो वजह है ना, वो पेरेंट्स जो है अपनी बेटी को ये कहकर भेजते हैं कि बेटी अगर कोई इशू हो तो तुम्हारा बाप जिंदा है, तुमने किसी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो वो जैसे ही बेटी को कोई इशू हुआ तो वो फौरन से बाप को फोन चला गया या माँ को फोन चला गया, वो फोन भी काम खराब करता है। मसला वही आ जाता है, काउंसलिंग ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट। ये एक मशीन है ना, मोबाइल फ़ोन है, 10-15 हज़ार का है, 20 का है। आप इससे आगे चले जाएं, मोटर बाइक के ऊपर चले जाते हैं, 50 से 60 70 90 हैवी बाइक के ऊपर आप चले जाएं, लाखों की थोड़ी सी गेम है। ये क्या, अगर इसका अगर आप कंपैरिजन करते हैं इंसान के साथ इन प्रोडक्ट्स का अगर आप कंपैरिजन इंसान के साथ करते हैं तो नथिंग, ये कुछ भी नहीं, ठीक है। आपने ये चीज़ देनी है बेटे को या बेटी को, आप उसे पहले भेजते हैं ट्रेनिंग सेंटर में कि बेटा ड्राइविंग सीख के आओ, फिर मैं तुझे लेकर के दूंगा। आप भाई मसला ये है कि आप एक रिलेशन बिल्ड करने जा रहे हैं, एक हाथ जो है वो पकड़ाकर किसी के हाथ में दे रहे हैं, ना देने वाले की ट्रेनिंग है ना देने वाले की ट्रेनिंग है, ठीक है। तो मसला ये है कि हमारे माशरे के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो ट्रेनिंग का और वही इबादत तरबियत का है। हम प्रोग्राम में वक्त आपको पता है महदूद है, मेहमानों की गुफ्तगू जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और डेफिनेटली एक ऐसी मोटिवेशन हमें मिलती रहती है। हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है ना वो चार्ज होते रहें, और अगर कहीं हम थोड़ा सा डेड हो गए हैं तो फिर जब ऐसे लोग सामने आते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं तो हमारा ईमान भी ताज़ा होता है, हमें पता भी चलता है कि अब तमाम नाज़रीन सबसे पहले एक काम तो ज़रूर करेंगे कि जब शादी होने लगे या आप करने लगे, कोई भी रिश्ता तय करने लगे, तो उसके भी उनको ट्रेनिंग सेशन दिलवाएं या फिर खुद सीख लें, बजाय कि वो किसी से जाके सीखे। वो पेरेंट्स की बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेगा। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए समिया गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। और सियाहकार हुआ का बड़ी निदामत है, सियाहकार हुआ का बड़ी निदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप
आपसे है, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और समिया गोहर इस वक्त नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश कर रही थी। आज का हमारा मौजू माँ बाप की फर्माबरदारी, सदर पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस, पेरेंट्स के हवाले से उनके हक़ में 3 माह जो है वो सज़ा मिलेगी अगर बच्चे पेरेंट्स को उनके घर से निकालेंगे। हमें यहाँ तक कि नौबत क्यों पेश आई, हमारे लिए ये भी एक शर्मनाक अलमिया है कि इस मामले में भी ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। उसके साथ साथ मुल्क में फ़िरका वारियत किस तरीके से फैलाई जा रही है, क्या वो पाकिस्तानी ही हैं या गैर मुल्की अनासर हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम के क्योंकि आखिरी लम्हात हैं, हम चाहेंगे कि मेहमानान गिरामी सबसे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी फ़िरका वारियत के हवाले से उसे मुकम्मल करें जो फारूकी साहब, और उसके साथ फ़लस्तीन के ऊपर भी हम चाहेंगे कि आप अपना कोई ना कोई उसमें हिस्सा ज़रूर डालें। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि फ़िरका वारियत की, और उसके बाद फ़लस्तीन के हवाले से भी हम बात करेंगे। अच्छा, इसका मसला फिर उसको मैं क्लोज़ करता हूँ। उसमें यह है कि इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हाल है कि इसको हमारी जो अगर हम लोकल सतह के ऊपर देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को इसको सीरियस लेना चाहिए। ये वाक़यात ऐसे हैं जो इंटरनेशनल जो आपका इस्तेमार चाहता है कि हम इसको ट्रेंड चला करके कोई ये ऐसा कर दें कि मुसलमान इसको बर्दाश्त करेंगे। मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अलबत्ता इस उन्वान के ऊपर लोकल सतह के ऊपर खाना जंगी शुरू हो सकती है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक वार तो छिड़ सकती है, लेकिन इसको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार को नहीं होगा। दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, क्योंकि ये हमारा एक इस्लामी मुल्क है, मैं ये समझता हूँ कि जैसे दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए भी तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत, तौहीन कुरान जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मैं ये समझता हूँ कि स्पेशल कोर्ट्स इसके ऊपर होने चाहिए, जो फौरी तौर पर जो है वो स्पीडी ट्रायल इसका होना चाहिए और फौरी तौर पर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होने चाहिए, ताकि ये जो वाक़यात बार बार ये हमारे कुछ लोग जो कानून हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, इन वाक़यात की रोकथाम हो सके। अब आगे हम आ जाते हैं जी फ़लस्तीन के हवाले से। इशू बहुत बड़ा इशू है जी। मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम हम इसको जब इस्लाम के साथ जोड़ते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम इन मामलात को हम इस्लाम के साथ जोड़ रहे होते हैं तो ह्यूमन राइट्स के जो चैम्पियन है ये उनके मुंह के ऊपर दनाटेदार थप्पड़ होता है। क्या वो मुसलमान है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो इंसान नहीं है। जो वीडियो सामने आई है वो बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में उनके ऊपर तर फायरिंग हो रही है, और उसके बाद भी दहशतगर्द कौन है? मुसलमान। उसके बाद भी टेररिस्ट कौन है? वो मुसलमान है। और आप वो निहत्ते बेचारे अल्लाह के साथ हम कलाम है, वो अपनी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप उनके ऊपर मतलब है कि आप इतने बुज़दिल ठहरे हैं कि आपने निहत्ते देख करके आपने उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। आप इतने बुज़दिल ठहरे हैं कि आप उनके साथ जब शायद आपको ये था कि वो अगर वो इस पोजीशन में होते तो आप उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे, ठीक है। और वो कौन है? तस्वीरें आप देखें, वो बेचारे मस्जिद अक्सा जो कि हमारा पहला किबला अव्वल है, बैतुल मक़दस है, वहाँ पर वो बेचारे मस्जिद की कालीनों के ऊपर टैंकों का मुकाबला करने के लिए, गोलों का मुकाबला करने के लिए, फायरिंग का मुकाबला करने के लिए कंकर लेकर के बैठे हुए हैं। कंकरों के साथ उनका वो मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे वो लोग हैं। और ये जो हमारे इस्लामिक ममालिक जो हमारे हुक्मरान हैं, ये जो OIC और ये जो सारे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इन सब के लिए डूब मरने का मकाम है कि आप किस चीज़ के इस्लामिक कंट्री के आप हुक्मरान होने के दावेदार हैं। कौन से इस्लाम के दावेदार हैं कि आप पहले अपने किबला अव्वल के तकद्दुस के लिए, किबला अव्वल की हुर्मत के लिए, किबला अव्वल के दिफा के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपका वो पहला किबला अव्वल है, आप उसको बचाने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये आपके लिए डूब मरने का मकाम है। जब से हम अपनी असल से पीछे दौड़े, जब हम अपनी असल से पीछे आए हैं तो लित्तर खाना हमारा, मैं समझता हूँ कि एक हमारी किस्मत ये बन चुकी हुई है, शुगर बन चुका, लित्तर ही खाए जा रहे हैं। और क्या हमने जब अपने मजहबी इक़दार और अपने शायर की तरफ हमने कमर की है ना, तो आए रोज फिर हमें छित्तर ही बजे हैं और ये छित्तर बजते रहेंगे जब तक हम अपनी असल की तरफ हैं। हम अगर जहाँ पर बात करेंगे ना जिहाद के कॉन्सेप्ट की, मैं अगर बात करूँगा ना तो मुझे कह दिए कि रवायती मौलवी है, जिहादी बंदा है, यार ये पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। हमने आज तक कि जिहाद को समझा ही नहीं है। जिहाद है क्या? जिहाद
कोशिश है, व्हाट इज स्ट्रगल, क्या कौन सी कोशिश, अपने हक के लिए लड़ना कोशिश है। अगर हम बदर की मिसाल देते हैं तो बदर के अंदर हमलावर तो वो हुए थे। अब अगर हम कह देते कि नहीं जी हमारे पास तैयारी नहीं है, हमारे पास असलहा नहीं है, वो देखें अल्लाह ने पहली आपको एक एग्जाम्पल दी है कि आप 313 हैं, मुकाबले में 1000 है। आपके पास तलवारें नहीं है, आपके पास खजूर की सूखी हुई वो शाखें हैं, ठीक, टहनियाँ हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, रोज़े की हालत में है। आपकी अभी रियासत मदीना मुकम्मल कंप्लीट भी नहीं हुई थी, ठीक है, अभी कंप्लीट भी नहीं, अभी तो उसका आगाज़ था, अब कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन जब मसला इस किस्म का आ गया, फिर कहा कि नहीं अब जिहाद फ़र्ज है तो फ़र्ज है। जब हमने जिहाद को कह दिया कि जिहाद दहशतगर्दी है, जिहाद की नाम लेने वाले दहशतगर्द हैं, तो फिर ऐसी चीज़, और फिर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ इसके ऊपर मजीद जलती के ऊपर जो तेल फेंकने का किरदार इंटरनेशनल जो हमारी लॉबीज़ हैं उन्होंने किया। ऐसे लोगों को तैयार किया गया जिन्होंने जिहाद का लबादा उड़ा और इस किस्म की उनसे वाक़यात, ताकि मुसलमानों से लोग ये मुतनफ़र हो जाएं। ठीक है, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात है, मैं चाहूँगा कि फारूकी साहब इस तमाम तर गुफ्तगू को समराइज़ कर दें ताकि आवाम को एक पॉजिटिव मैसेज जाए। इसको हम क्लोज़ करते हैं। सबसे पहले बात हुई थी हमारी जो ये तरबियत के हवाले से और ये ऑर्डिनेंस की। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को भी और गवर्नमेंट लेवल के जो पढ़े लिखे लोग हैं जो वाकई इस अहल है, जो खुद उनको थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, खुद उनको शायद घर से दूसरी बार सालाना लगता हुआ बाद में आए कि जनाब हम लाइटली ले रहा हूँ, किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं है कि मैं जी तरबियत करने लगा हूँ। क्या उसका अपना घराना जो है वो पीसफुल है? क्या उसके घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो पीसफुली ले रहे हैं, वो खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए और अपना जो फैमिली मैटर है वो ज़बरदस्त है, उनकी ऐसे लोगों की तरबियत होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट है उसको भी इस हवाले से तरबियत के हवाले से स्पेशली सेशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए। और फिर जैसे हमने ये एक रूल्स बनाए हुए ना, जब निकाह हो या इस तरह की चीज़ें हो तो ये मैं समझता हूँ कि उसमें आप देखें फ़ॉरेन में स्पेशली तौर पर हमारे यूके में जेलम के हमारे दोस्त हैं, उनकी फैमिली यूके में होती है, तो वो हमें बताते हैं कि जब हम बेटी और बेटी लड़के लड़की को निकाह करते हैं तो 3 दिन का उनका मस्जिद के अंदर सेशन होता है। वहाँ पर मस्जिद के अंदर उनको सेशन होता है, उनको बुनियादी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि बेटा अब आपने इस तरह रहना है, हमारे अंदर ये फ़राइज़ हैं, ये हकूक़ है, तुम्हारे में ये फ़राइज़ है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ग्रोथ बचपन से हम बच्चों की जो है वो हम तरबियत करने चाहिए। बदकिस्मती के साथ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें भी जब से फ़ॉरेन की इन्वॉल्वमेंट शामिल हुई है। साहब मैं चाहूँगा कि क्या नाम है आसिम साहब से भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें और इसका ले। अच्छा आसिम साहब, जिस तरीके से अभी फारूकी साहब भी बता रहे थे और आप भी बता रहे थे, काउंसलिंग होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन जिनसे हमने ट्रेनिंग लेनी है, जिन्होंने हमारी तरबियत करनी है, उनके मयार के बारे में भी बताइए कि वो उनका मयार क्या होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शेयर दिया है। हम लोग नॉर्मली ट्रेनिंग की जब बात करते हैं, हम लोग जो भी हमें करीब ट्रेनर मिलता है हम उसके पास चले जाते हैं, या हमारा होता है कि जो भी हमारा रेफरेंस सर्कल होता है, शायद तुमने किसे लिया था, तुमने किसे लिया था। देखें हर बंदे का ना, जैसे हर डॉक्टर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, इसी तरीके से हर साइकोलॉजिस्ट या हर ट्रेनर भी एक स्पेसिफिक चीज़ का ट्रेनर होता है। आप एक फिटनेस के ट्रेनर से शायद जाके अपने मैनेज के मसले शेयर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी आपके देखें इंसान के साथ चीज़ें चलती रहती हैं, सो हर एक बंदा एक चीज़ का स्पेशलाइज होता है, आपको उसके पास जाना चाहिए, आपको उसे कंसल्ट करना चाहिए और जो वो बताए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, उसकी बताई हुई हदायत पे अमल भी करना चाहिए। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक चीज़ और कहूँगा, ये सारे मिसाइल आने की एक बहुत बड़ी वजह हमारे जो असल है, हमारी जो कोर है, हम उसको भूल जाते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी भी बेसिक्स हैं अपनी कोर की तरफ जितना हम वापस आएंगे, हम उतने मजबूत होंगे, हम खुद में भी मजबूत होंगे, हम फिजिकली भी मजबूत होंगे, हम साइकोलॉजिकली भी मजबूत होंगे और हम हर लिहाज से पॉजिटिव साइड पे आगे बढ़ेंगे। रेस जहाँ खत्म होती है आगाज भी उसका वहीं से होता है। आज आपने भी वही बात कर दी और पूरी दुनिया भी यही बात कर रही है कि जब भी इंसान अपनी रवायात को छोड़ता है, वो चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं, आपके बुजुर्ग आपको बताते हैं, आप उनको छोड़ते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप भटकते हैं और फिर कहीं ना कहीं जाकर आपकी नस्लों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो कि अब हम पिछले 200-300 साल से मजीद भुगत रहे हैं। और अगर अभी भी हम अपनी उन तमाम तर चीज़ों पर वापस ना आए, जो चीज़ें हमें मिलती हैं, हमारा मजहब बताता है, हम पे हमारे ऊपर लिबरल या सेकुलर का कोई ना कोई ठप्पा लगा दिया जाता है, ये इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सईद अशरफ फारूकी साहब आपका, आसिम रियाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी गुफ्तगू। व्यूअर्स आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। फीडबैक से ज़रूर अपडेट कीजिएगा। जाते जाते समिया गौहर से हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे।
रुख पे रहमत का झूमर सजाए, रुख पे रहमत का झूमर सजाए, कमली वाले की महफिल सजी है, मुझको महसूस हो रहा है, मुझको महसूस हो रहा है, उनकी महफिल में जलवागरी है, रुख पे रहमत का झूमर सजाए। वो समा कैसा ज़ीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा, वो समा कैसा ज़ीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा, अब तो सजदे से सर को उठा लो, अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है, रुख पे रहमत का झूमर सजाए। वास्ता सैयदे करबला का, वास्ता सैयदा की रिदा का, वास्ता सैयदे करबला का, वास्ता सैयदा की रिदा का, मेरी झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली भी सरकार भर दो, आपने सबकी झोली भरी है, रुख पे रहमत का झूमर सजाए, कमली वाले की महफिल सजी है, मुझको महसूस यूं हो रहा है, उनकी महफिल में जलवागरी है, रुख पे रहमत का झूमर सजा।